साहित्य सृजन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पंखुड़ी भक्त जोशी की किताब लम्हा लम्हा जी लेते हैं, जो कि उनका पहला कविता संग्रह है, उस पर बात करेंगे। और हमारे साथ उस संग्रह की रचयिता पंखुड़ी भक्त जोशी जी भी हैं। पंखुड़ी जी, आपका स्वागत है। पहला कविता संग्रह है पंखुड़ी जी का, जिसकी भूमिका लिखी है हिंदी के बड़े आलोचक, प्रख्यात आलोचक आदरणीय धनंजय वर्मा ने। उन्होंने उनकी कविताओं के बारे में एक बानीखेज टिप्पणी करते हुए कहा है उसमें कि इनकी कविताएं सहज जीवनानुभवों की कविताएं हैं, जो कि विमर्शों के बोझ से बहुत दबी हुई नहीं है। एक तरह से कहा जाए कि नेचुरल पवित्रता माने एक प्योरिटी है उन कविताओं में, और विषय वैविध्य बहुत ठीक से है। पंखुड़ी जी, आपको पहले संग्रह के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। पहला संग्रह जब भी हाथ में आता है तो ये हमेशा लगता है कि जैसे कितनी बड़ी सफलता मिली। तो जब आपका ये संग्रह आया तो कितना नर्वस थी, कितना मतलब उस पर क्या प्रक्रिया क्या थी आपकी? पहले तो कविताएं संग्रह निकालने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें बहुत अच्छे अच्छे लेखक कवि को मैंने बहुत बचपन से बहुत करीब से देखा है, और बहुत अच्छा साहित्य पढ़कर मैं बड़ी हुई हूँ। हमारे यहाँ टीवी देखना भी अलाउ नहीं था बचपन में, तो हिम्मत नहीं होती थी कि इनके सामने हम क्या लगते हैं, कहाँ खड़े होते हैं जो हम अपनी निकाले, इतने बड़े हो गए क्या। फिर देखते देखते कुछ ऐसे भी संग्रह आए हाथ में जो बहुत हल्के थे और पढ़कर बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मैं नाम किसी का नहीं लूँगी। तो थोड़ी हिम्मत बंधी कि नहीं, हम ठीक ठाक लिख सकते हैं, लिखा है तो इसको सामने लाना चाहिए। तो और जब आया तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे कोई पहला स्पर्श होता है किसी प्रेमी का, पहली संतति होती है, पहला प्यार होता है। इस तरह की कोई फीलिंग उस दिन थी जिस दिन ये संग्रह फाइनली हाथ में आ गया। आपके पिताजी बड़े कवि रहे हैं और हाँ, और उनकी वजह से उस तरह का ही बैकग्राउंड मिला। मेरे पिताजी, नाना जी, मेरी माँ, सब लिखने पढ़ने वाले लोग हैं। हाँ, तो उसमें फिर आप कहाँ लगते हो ना, आप तो बहुत शिशु अवस्था में हो, इसलिए। आपकी कविताएं मैंने पढ़ी हैं, जैसे कि एक कविता है यशोधराएं, जिसमें आप कहती हैं कि महिलाएं मतलब एक साथ कई भूमिका में होती हैं। मतलब मान लिया अगर वो ऑफिस में भी हैं तो उनके दिमाग में घर भी चल रहा होता है, और बहुत सारी चीज़ें, मैंने पूरा घर गृहस्थी उनके साथ जुड़ी ही रहती है। मतलब उनके पास घर छोड़ देने का वो नहीं है कि मतलब जैसे बुद्ध घर छोड़ के चले गए थे। नहीं, महिलाओं के लिए हमेशा से सब कुछ बहुत मल्टीटास्किंग रहा है। आप 20-22 साल के किसी लड़के और लड़की को कंपेयर करिए, घर परिवारों में जो बच्चे होते हैं, तो जो बच्ची अगर कुछ पढ़ रही है या वो टीवी पर कुछ देख रही है तो उसको ये भी पता रहेगा कि कुकर में सीटी आ रही है, डोरबेल बज रही है, फ़ोन रिंग कर रहा है, उसे सब पता रहेगा। लड़का अगर क्रिकेट देख रहा है तो वो सिर्फ क्रिकेट देख रहा है, दूध उफन जाए, घर में आग लग जाए, डोरबेल चिल्ला चिल्ला के मर जाए, उसको कोई मतलब नहीं रहता। तो वो उसकी ग्रूमिंग ही ऐसी होती है लड़कियों की कि वो मल्टीटास्किंग हो जाती हैं, वो कंसर्न भी सबसे होती हैं। तो वैसे ही जब वो पारिवारिक जिम्मेदारियों में आती हैं, पत्नी की तरह, माँ की तरह, तो वो बहुत मल्टीटास्किंग होती है। और आजकल चूँकि वर्किंग वुमेन्स भी होती हैं, तो वो लगातार जब परिवार को देखती हैं, घर को देखती हैं, अपने दफ्तर को बहुत कायदे से संभालती हैं, वहाँ भी एक फैमिली वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। क्योंकि उन पर एक ये भी होती है ना, अरे महिलाएं हैं, काम अच्छा करेंगी नहीं करेंगी, लोग डाउट करते हैं, तो उनको ज़्यादा देना पड़ता है। तो क्या ये मैंने कविता लिखते हुए भी कहीं ये दिमाग में रहता है कि अपेक्षाओं का बोझ, कि मान लिया आप महिला हैं, आपसे उम्मीद की जाएगी कि मतलब कैसा लिखा है? हाँ, उनसे स्पेशलाइजेशन की उम्मीद की जाएगी। अगर वो गलती कर देंगी तो उनको उतनी आसानी से, उतनी सहजता से माफ़ी नहीं है जितनी आम तौर पे पुरुष को हो जाती। जैसे एक जुमला मैं अक्सर कहती हूँ कि स्त्री पुरुष की लापरवाही से प्रेम कर सकती है, पर लापरवाह स्त्री से पुरुष बहुत कम ही प्रेम कर पाता है या लंबा चल पाता है। तो हम चाहते हैं कि स्त्री बहुत कायदे की रहे, बहुत फ्रेम्ड रहे, बहुत पॉलिश्ड रहे। नहीं, एक कविता में आपकी पंक्ति है कि मतलब मैं स्त्री रहना चाहता हूँ, मैं मतलब रहना चाहती हूँ, मैं स्त्री बनी रहूंगी, लेकिन तुम पुरुष नहीं रह पाते हो।
हाँ। तो मतलब उसमें पैशाचिक होते हो। ये वाली कविता मैंने जब ये जो बहुत सारे रेप केस पर, मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, जो रेप केस और सब छपते हैं वो मैं सिर्फ हेडलाइन पढ़ती हूँ, और न्यूज़ चैनल्स पर तो मैं बिल्कुल उनकी डिटेल नहीं देख पाती हूँ। मैं बहुत उद्वेलित, मतलब मुझे एसिडिटी होने लगती है, जी घबराने लगता है, इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। तो जब वो रेप केस होते हैं जैसे बच्चियों के साथ गांव में, या महिलाओं के साथ, या गैंग रेप, तो वो बहुत ही करुण होता है, क्योंकि स्त्री का सहज स्वभाव होता है समर्पण। आप उससे प्रेम करिए, आप उसको प्रेम दीजिए, वो खुद समर्पित हो जाएगी। रेप अटेम्प्ट करना बहुत हॉरिबल होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो वो इसलिए था कि तुम पुरुष हो और मैं स्त्री हूँ, और मैं स्त्री ही रहना चाहती हूँ, तुम पुरुष बनो, पुरुष बनने की कोशिश तो करो, शायद समय रहते बन भी जाओ। अच्छा, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि मैं पुरुषों के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि पुरुष हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, पति के रूप में, पिता के रूप में, मित्र के रूप में, प्रेमी के रूप में। हम बहुत ज़्यादा उनसे अटैच होते हैं, कई बार हम माँ से ज़्यादा पिता से कनेक्ट करते हैं, या अपने किसी मेल फ्रेंड से कनेक्ट करते हैं, या प्रेमी को जिस तरह से स्त्रियाँ समर्पित होती हैं प्रेमी के प्रति, वो तो अल्टीमेट होता है। तो ऐसे में वो ऐसी हरकत करते हैं तो बहुत दुख होता है। आपकी पहली कविता जो है मतलब वो लगता है कि जैसे एक क्या कहें कि बहुत उस तरह का प्रेम है, रोमांटिक सा। हाँ। लेकिन बीच में एक कविता है ये मुबारकबाद, जिसमें कि मतलब तुम्हारे लिए मतलब कोई 7 वचनों से बधा हुआ कोई ये नहीं है कि जो तुमको मैंने टोके या सिखाए इस तरह से, इसलिए तुमको जो है मुबारक हो। तो एक तरफ तो मतलब गृहस्थ प्रेम दिखता है आपके यहाँ, दूसरी तरफ वो उसके अंतर विरोध शायद सामने आते हैं, या उसके कारण जो मतलब बंदिश लगती है। कैसे वो होता है ना, रीझू तो तुझसे और खींचू तो तुझसे, जिससे प्रेम करेंगे उसी पे गुस्सा भी करेंगे। अच्छा, हर वक्त तो एक जैसा मूड नहीं होता है ना किसी के भी साथ, तो उसी से प्रेम भी करते हैं। और प्रेम का मतलब ये कतई थोड़ा ही है कि बांध के रखा जाए, और अगर बांध के रख लिया तो फिर वो काहे का प्रेम, फिर तो वो एक बंधन हो जाता है। अच्छा, तो ये कविता है ना कि जिसमें मैंने रूठ कर तुम अपना अधिकार जता देते हो। हाँ। और मना कर भी जो मतलब, हाँ, मुझे जो मनाने का अधिकार देते हो। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, कंसर्न है, रूठना भी और मनाना भी, ये तो चलते रहना चाहिए ना, एक जैसा कैसे हो सकती है लाइफ। हाँ, मतलब प्रेम अपनी सहजता में आया है, अपने हाँ, पूरे प्रेम सहजता से होना चाहिए, और लगातार प्रेम ही होना चाहिए। मतलब वो झगड़ा भी हो तो वो प्रेममयी हो, ताकि ठीक है लड़ते रहे पर गुंजाइश रहे कि हम दोस्त बने रह सकें, जैसा बशीर बद्र ने कहा है कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना होना पड़े। आप एक YouTube चैनल भी चलाती हैं, कसमकस। आप दूसरों की भी कविताएं पढ़ती हैं, कहानियां भी पढ़ती हैं। दूसरों की कविताएं पढ़ते हुए आप मतलब किस हिसाब से चयन करती हैं? एक चयन दृष्टि होती है ना। हाँ, सबसे पहले तो अगर कुछ प्रेम कविताएं मिल जाएं या प्रेम कहानियां मिल जाएं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। चैनल का नाम है कसमकस। कसमकस, हाँ, क्योंकि सबसे आसान और सबसे अच्छा काम है प्रेम करना। अगर आप किसी को प्यार नहीं करते हो तो आपका जीवन आप खुद अपने आप में नर्क जी रहे हो। जैसे मैं अगर आपसे नफरत करने लगूं या मैं आप पर गुस्सा होंगी तो आपको शायद हो सकता है मेरी बॉडी लैंग्वेज से या मेरे फेस से पता न भी चले, पर भीतर ही भीतर मैं कितनी जलती रहूंगी। तो इसलिए माफ़ कर दो, आगे बढ़ो और प्रेम करो। तो मैं YouTube चैनल पे भी कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसी ही चीज़ें हों। एक आध कहानी मैंने पढ़ दी है बहुत कारुणिक, पर वो मैं खुद भी सुनने की हिम्मत नहीं करती हूँ, और वो पढ़ना भी मेरे लिए बहुत कठिन रहा। तो मैं अब वो गलतियाँ बहुत कम करती हूँ। ज़्यादातर प्रेम बांटो, क्योंकि नफ़रत बांटने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और YouTube चैनल चलाने का रीज़न ये है कि जब हम ग्रेजुएशन में थे और अखबार में काम करते थे तो हमें संपादक महोदय कहते थे कि लोगों को न्यूज़ पढ़वानी पड़ेगी, तुम इतना अट्रैक्टिव बनाओ या उसमें कुछ ऐसे शुरुआत में ऐसी चीज़ें डालो कि लोग पढ़ें। अब प्रॉब्लम यह है कि पढ़ते कम है लोग, शायद अपनी जनरेशन है जो पढ़ रही है, पर लोग सुनते हैं, तो अब लोगों को सुनाना पड़ेगा, तो इसलिए इस पे आना पड़ा। आप मान लिया जब कविताएं लिखती हैं, ठीक, और छपने के लिए जाती है या जो, तो मतलब छपने को लेकर के कैसा रहता है, दिमाग में क्या चलता रहता है? इस मामले में मेरा बहुत अटूट विश्वास है कि अगर चीज़ ठीक ठाक होगी
तो वो चलेगी और पहुंचेगी और बढ़ेगी आगे। पाठकों की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं हाँ, आपको इसका मतलब? मिलती हैं, ठीक है, पर मैं उस पर बहुत डिपेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत सामने से ब्लंटली कोई नहीं कहेगा कि अच्छी है या बुरी है, या बुरी है अगर है तो, या गड़बड़ है। सब अच्छा अच्छा ही कहते हैं, तो मैं उस पर बहुत डिपेंड नहीं तो करती ये हूँ। कितने सालों से लिख रही थी तब ये संग्रह आया? लिखना मैंने 5वीं छठी में ही शुरू कर दिया था, क्योंकि अभिव्यक्ति का माध्यम हमारे पास था नहीं। मेरे पेरेंट्स के बहुत डिस्प्यूट्स थे, तो ऐसे बच्चों की जो ग्रूमिंग होती है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें लोगों से शेयर नहीं कर पाते, और कर भी ले, मान लीजिए मैं अपनी किसी दोस्त को बताऊं भी कि मेरे पेरेंट्स का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है या हमारे घर में ऐसा माहौल है, तो वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो भोगा नहीं। और मैं, भगवान करे, मैं कभी नहीं चाहती कि कोई और उस एज का बच्चा वो सब झेले और भोगे उसको। तो इसलिए लिखना आसान होता है, कविताओं में, कहानियों में आखिर हम अपना दर्द और प्रेम ही तो छुपाते हैं। हाँ, नहीं वो मतलब आपको पढ़ते हुए समझ में आया कि आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ता है, मतलब समझने के लिए। जैसे बहुत कुछ कह के भी बहुत कुछ अनकहा रह जाता है, वो ज़्यादा हाँ, इम्पोर्टेंट रहता है। वो सुमन जी ने कहा ना, कितना ही कह डालो अनकहा अधिक रह जाता है। आप अपनी कुछ 2-3 कविताएं पढ़िए हमारे श्रोताओं को। जी ज़रूर। आपने जैसे वो यशोधराएं वाली की बात करी है, तो उसका है, उसकी उन्माद ही ये है, यशोधराएं। सुनो बुद्ध, ये वे योगिनी हैं जिन्हें बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए नहीं होता अवकाश वन में जाने का। इनका एक ध्यान चौके से आ रही कुकर की तीसरी सीटी पर होता है, एक ध्यान बच्चों के होमवर्क के दौरान हो रही शरारतों पर, एक ध्यान सासू माँ के पूजन कक्ष पर, एक ध्यान दफ्तर जाते पतिदेव पर, एक ध्यान घर में काम कर रहे कामगारों पर, एक ध्यान डोरबेल पर, एक ध्यान ई बैंकिंग करते, सारे बिल भरने पर, अपने कामों की सूची बनाते, अपना दफ्तर संभालते, परिवार मित्रों के फ़ोन निभाते, अपना ज्ञान सतत बढ़ाती रहती हैं ये यशोधराएं। ये रातों रात घर नहीं त्याग सकती, निरंतर चलती रहती हैं सब दिशाओं में पूरा पूरा न्याय करते हुए, क्योंकि किसी चूक की गुंजाइश बुद्ध तुम कहाँ देते हो इन यशोधराओं को। हाँ, पर अपने ज्ञान में ये तुमसे कतई कम तो नहीं है ना। बहुत सुंदर। एक और एक इश्क पर है, इसको मैंने इश्क को डिफाइन किया है इसमें। हाँ, ये जो तुम्हारे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है ना, और वो भी तुम्हें अब तक कुछ लौटा नहीं पाई है ना, बस यही इश्क है। क्योंकि हम जिसको बहुत प्यार करते हैं ना, हम उसके लिए खुद से ज़्यादा समर्पित होने के अलावा और क्या कर सकते हैं, और फिर भी हमें लगता है कि हमारा समर्पण भी इसके आगे बौना है जिसको हम प्रेम करते हैं। ये जो उसकी बातों में तुम्हारा कहा और तुम्हारे कहे में उसकी बातें गड्ढ मड्ढ सी हो जाती है ना, बस यही इश्क है। ये जो न चाहते हुए भी तुम उसके कहे को नकार नहीं पाते, और वो भी तुम्हारे कहे का मान रख ही लेती है ना, बस यही इश्क है। जब बहुत सा कुछ कहने के लिए होता है, पर तुम्हारे होंठ सी देते हैं उसके होठों को अपने होठों से, और वो फिर भी तुम्हें कुछ नहीं कहती, बस यही इश्क है। भीड़ में बहुत होते हैं, पर आंखें जो तुम्हें देखकर सुकून पा जाती हैं ना, और तुम भी उसे देखकर खुश हो लेते हो ना, बस यही इश्क है। ये जो तुम्हारी कही बातें रवां होती रहती हैं जहन में उसके, और तुम भी उसे याद कर ही लेते हो ना, बस यही इश्क है। इतने सारे एतराज़ों के बाद भी ये जो आधे अधूरे से ही सही तुम साथ साथ खड़े हो ना, बस यही इश्क है। वो जो तुम्हें देखकर खुश हो लेती है, और तुम भी उससे जुड़े लोगों को बर्दाश्त कर ही लेते हो ना, बस यही इश्क है। उसका अपना सुख दुख जो तुमसे कहने की तलब बनी रहती है, जिसे तुम अक्सर अनसुना कर आगे बढ़ जाते हो, फिर भी बस यही इश्क है। तुम्हें चाहने के बाद भी जो सरे राह तुम्हारा नाम नहीं पुकारती, तुम पर कोई अधिकार नहीं जताती, बस यही इश्क है। एक तो इतनी अच्छी प्रेम कविता आपने सुनाई, पढ़ी। जैसे लिखने के लिए मान लिया आप एक साहित्यिक बैकग्राउंड से आती हैं, एक कवि को अपनी भाषा अर्जित करनी पड़ती है ना, तो आपके लिए कितना मुश्किल रहा कि उस जो संस्कार आपको मिले हैं उस भाषा से निकल के अपनी एक भाषा अर्जित करना कविता की?
नहीं, वो इजी था मेरे लिए, क्योंकि हमारे यहाँ भाषा पर हमेशा से ध्यान दिया गया। मतलब एब्यूज़ लैंग्वेज में भी बहुत परिष्कृत और परिमार्जित शब्द हमने बचपन से सुने हैं। तो उनकी बदतमीज़ हो, तरीका नहीं है बात करने का, सलीके से बात करो, या अपनी सीमाओं में रहो, इस तरह से। तो कभी भाषा को लेकर मुझे बहुत एफ़र्ट करने नहीं पड़े। और वैसे भी मैं कोई बहुत कोशिश नहीं करती कि साहित्यिक भाषा हो, जो थॉट में भाषा आ जाए उसी को करती रहती हूँ। जैसे कई सारे लोग भाषा पर को फिर परिमार्जन करते हैं, उसको मीटर में लाते हैं। ऐसे मैंने कभी एफ़र्ट नहीं किया, जो दिमाग में आया वो लिख दिया। और ज़्यादातर कोशिश ये करती हूँ कि जो फर्स्ट थॉट में आया है वही रहे। बहुत ही कोई गड़बड़ हो रही हो तो बात अलग है, बाकी बार बार पढ़कर उसको रीराइट नहीं करती। मतलब कई ड्राफ्टिंग नहीं करती हैं? ज़्यादा नहीं, बहुत ही रेयर। अच्छा, ये संग्रह आपके हाथ में है, अलग अलग मतलब कई सारे विषय हैं। वो ठीक है कि मान लिया प्रेम तो केंद्रीय तो है, होना भी चाहिए इस उम्र में, मतलब नहीं, हर उम्र में मुझे लगता है मैं 70 की अगर 70 की भी रहूंगी तो प्रेम जरूर करूंगी। प्रेम करना और उसे कविता में लाना क्या एक ही चीज है कि अलग अलग है? बहुत सारा प्रेम करना पड़ता है और थोड़ी सी कविता में आ पाता है। मतलब घर का सपोर्ट, जैसे आपने जो समर्पण दिया है अपने जीवन साथी को, उनका सपोर्ट किस तरह से? चूंकि परिवार से अगर सपोर्ट नहीं मिले, मान लिया पति का, तो लिखना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप बहुत मल्टीटास्किंग हैं। जीना भी मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। हम पितृसत्तात्मक समाज में हैं, हमारी ग्रूमिंग पितृसत्तात्मक समाज में हुई है, हम उससे अलग नहीं जा पाते हैं और जाना भी नहीं चाहते हैं अब। तो अगर ये लोग नहीं लिखने दें, बचपन में पिता ने जितना कुछ करने दिया वो उनकी मेहरबानी थी, अब जो कर पा रही हूँ वो पतिदेव की मेहरबानी है, तो हमारा कुछ नहीं है। बीइंग अ लेडी हमारा कुछ नहीं है। हम जो भी बन पा रहे हैं या जो भी कर पा रहे हैं या यहाँ बैठ पा रहे हैं, तो ये उन लोगों की सच में उदारता है, वरना हम कुछ नहीं है। अच्छा, अगर नितिन नहीं करने दें तो, अगर उनको सिर्फ ये कहना है कि मुझे तुम्हारा ये करना पसंद नहीं है, तो सब खत्म हो जाएगा। आपके पसंदीदा कवि कौन से हैं, मतलब जिनको आप पढ़ना पसंद करती हैं? छायावाद मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, वो मैं पढ़ती रही हूँ। निराला जी, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान भी मैंने पढ़ी हैं, क्योंकि उन्होंने एक अलग तरह की क्रांति की है। उसके अलावा नए लोगों को पढ़ना भी अच्छा लगता है। आजकल तो फेसबुक की दुनिया है, बहुत सारे राइटर्स जुड़े हुए हैं, मैं भी कोशिश करती हूँ कि ऐसे लोग जुड़े रहें। कई बार कविताओं पे प्रतिक्रिया नहीं दे पाती हूँ, पर मेरी कोशिश रहती है कि अगर मैं किसी को लाइक कर रही हूँ तो फिर उसकी कविता पढ़कर ही उसको पसंद करूँ या आगे बढ़ जाऊँ। ना पसंद तो नहीं करूँगी पब्लिकली, पर हाँ अच्छा लगता है पढ़ना। लगातार पढ़ रहे हैं लोगों को। जैसे इसमें जो है एक माँ पर कविता है, उस कविता की रचना प्रक्रिया के बारे में कुछ बताइए। मतलब थोड़ा डिफरेंट। जब हमारे पास चीज़ें होती हैं तो हम उनको लेकर बहुत ग्रांटेड होते हैं, स्पेशली हमारे पेरेंट्स। माँ जब चली गई तब रियलाइज़ हुआ कि एक बहुत बड़ा कोना खाली हो गया है जीवन में, क्योंकि शादी के बाद भी मम्मी मेरी मेरे साथ रही काफ़ी समय और मैंने उनकी बीमारी भी देखी। मैं उनके जाने से उस तरह से सुकून में थी कि चलो उनको मुक्ति मिली, वो बहुत कष्ट में थी, पर माँ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जब खुद माँ बनो तो और समझ में आता है कि इन्होंने कितने सेक्रीफाइस किए हैं, वरना उसके पहले नहीं समझ में आता था इतने अच्छे से। ठीक है, हम रिस्पेक्ट करते हैं पेरेंट्स की, पिता की भी माँ की भी, वो हमें जीवन में लाए हैं, हम कुछ सब कुछ उन्हीं की वजह से होते हैं, पर उसके बाद रियलाइज़ होता है कि वो बहुत करुण होता है। और मैं उस कविता को ऐसे करुण नहीं चाहती थी कि बहुत दुख ही लिखूं, तो मैंने इसलिए उसमें लास्ट में ये भी जोड़ा है कि, और ये मेरे कुछ मित्रों ने भी सजेस्ट किया कि चली जाओगी तो, पर फिर मैं भी तो अपनी बिटिया के पास कुछ छोड़ जाऊंगी अपने आप को। ये जैसे कविता कब लिखती हैं? मान लिया जैसे होता है कि कुछ लोग होते हैं कि जो नित्य कर्म की तरह जो है, मतलब कविता लिखते हैं कि रोज लिखते हैं। इतनी डिसिप्लिन नहीं हूँ। मतलब मूड। हाँ, पढ़ती हमेशा हूँ, रोज़ हूँ,
पर लिखने का कोई टाइम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और ऐसा भी होता है कि एक बार मैं एक रेड सिग्नल पे थी और मेरे पास पेन पेपर लगभग हमेशा ही होता है, मैं मोबाइल पे लिखना भी कम प्रेफर करती हूँ। तो मुझे ना कुछ कविता कुछ दिमाग में आई, तो मैंने उस सिग्नल पे थोड़ा सा कुछ लिख कर रख लिया कि ये भूल ना जाए मुझसे। तो ऐसे कभी भी हो सकता है। एक बार हम एक होटल में ठहरे थे और इत्तेफाकन उस दिन मेरे पास पेपर नहीं था, तो होटल वालों की आदत होती है, वो लोग बहुत सारे टिश्यू पेपर्स देते हैं। तो मैंने रात को 2 या 2:30 बजा होगा और मोबाइल की लाइट ऑन करके और एक छोटी सी कविता लिखी थी। तो वो कभी भी हो सकता है। और कोई ऐसा डिसिप्लिन नहीं है कि ये इस समय लिखना ही है, और ऐसे कोई डिसिप्लिन में मुझे लाना भी चाहता है तो मैं नहीं आ पाती हूँ। हाँ, कभी का व्यक्तित्व है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हाँ, होगा भी बहुत नहीं हो पाता। एक कहानी भी आपने लिखी है। कहानियाँ लिखती हूँ पर वो मैं अभी सामने लाई नहीं हूँ। क्यों? वही जो कविताओं को लेकर था वही कहानियों को लेकर है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ी हैं, तो लगता है पता नहीं हम कहाँ खड़े हैं, इसलिए। और फिर जो हमारी कहानी का मिजाज है वो एकदम से, जैसे मैंने अपने पिता को ही अपनी कहानी बताई तो उनको मेरा कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया कहानी का। तो वहाँ भी प्रेम था सेंटर में। और जिस तरह से मैं प्रेम करती हूँ, मतलब एक उसका लब्बो लुआब बता दूं आपको कि जिस तरह से मैं प्रेम करती हूँ वो मैं पूरे पैकेज में करती हूँ। मतलब अगर कविता भी है कि हाँ, पूरा पैकेज लेती हूँ। मतलब ये नहीं कह सकते कि हाँ, आपको सिर्फ आंखों से प्रेम है। हाँ, उसको काट छाट नहीं करती हूँ भाई, काट छाट करके थोड़ी किसी को चाहा जा सकता है। तो उसकी गलतियां भी लो, उस दर्द को भी झेलो कि वो इतना बुरा है या बुरी है, अब उसको भी बर्दाश्त करो। मतलब संपूर्णता में प्रेम कीजिए। हाँ, अच्छे बुरे दोनों से ऐसे दिन भर उसको काट छाट करके अपने अकॉर्डिंग बना लेना, ये कोई तरीका नहीं हुआ। हाँ, तो इसलिए प्रेम की उदाहरण तो यही होनी चाहिए। हाँ, होना ये चाहिए। हाँ, अपने हिसाब से नाम ढालिए। हाँ, और इसको आइडियली जीना बहुत टफ होता है, तो वो अपने ही लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होती है। नहीं, इसमें एक कविता है वो कि किताब में आपके की प्रेम पूरे पैकेज में होता है। बिल्कुल, है ना। और उससे जुड़े लोगों को भी, जैसे मेरी कई सारी दोस्त है, उनकी शादी हुई तो उसके दोस्त नहीं पसंद। अरे उन दोस्तों से तो उसका व्यक्तित्व है, आप कैसे उससे अलग कर सकते हो? उसका परिवार नहीं पसंद, अब वो जैसे भी हैं, उर्दू का एक शेर है, तुमको चाहे तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहना ही पड़ेगा। हम ऐसे ही चाहते हैं। हाँ, मतलब तो आप जैसे कविता लिखती हैं और पढ़ती भी हैं, तो आप कविता में कहानियां भी लिखी आपने, मूल विधा आप अपनी किसको मानते हैं? कविता में ज्यादा सहज है या कहानी में? चूँकि काव्य संग्रह आ गया है तो फिलहाल तो कविताओं में हूँ, पर भविष्य में कहा नहीं जा सकता। उपन्यास भी दिमाग में है, कहानियाँ भी और दिमाग में हैं। बल्कि मैं तो लोगों से मिलती ही ये सोच के हूँ कि ये कभी एक कहानी बन जाएगी। मतलब कहानियाँ, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आपकी कविताओं में कथात्मकता नहीं है। जैसे कई बार लोग कविताएं जब लिखते हैं तो कथा का कोई बेस लिए होता है। आपके यहाँ अनुभव हैं जिंदगी के, और बहुत जैसे कहे ना कि रोजमर्रा के जीवन के अनुभव हैं, रोजमर्रा का प्रेम है, मान लिया वो है, तो छोटे छोटे चीज़ें जिनको अमूमन लोग जिन पर बात नहीं करते बहुत ज़्यादा, जिसको यूं ही टाल जाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो मतलब कविता में कुछ छूट गया कि कहानी लिखने पड़ी? नहीं, तो कविता कविता की तरह होना चाहिए, वो छोटी होती है और कंपैरेटिव कविता के पाठक ज़्यादा होते हैं, और कहानी जब लिखेंगे तो फिर वो कहानी की तरह लिखेंगे, कथा लिखेंगे उसमें। कहानी में कथा और कथा में कहानी, कविता में ऐसे क्यों मिक्स करें? दोनों अलग अलग लिख लेंगे। अभी तो पढ़ी है जिंदगी, अभी कहाँ खत्म हो रही है। बिल्कुल पढ़ी है। नहीं, मतलब ये कह रहे थे हम कि आपने कविताएं लिखी और ढेर सारी लिखी, मतलब लिखती हैं। अगला संग्रह कब लाएंगे? अभी तो इसको तो डाइजेस्ट कर लूँ मैं। डाइजेस्ट कर लें। अच्छा, अभी मतलब थोड़ा स्लो प्रोसेस इसको खुमारी है। इसकी खुमारी है। अच्छा, जब आप मान लिया कविताएं लिखती हैं, और तो पहला श्रोता कौन होता है पाठक आपका? हाँ, ये बहुत मज़ेदार बात है। मेरी ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो कविताएं नहीं लिखती हैं, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की हैं, मैथ्स बैकग्राउंड की हैं। तो मेरी एक दोस्त है, वो अंजलि नाम है उनका, और वो
है भी मध्य प्रदेश की नहीं है, उनकी मदर टंग मराठी है, क्योंकि वो महाराष्ट्र से हैं, उन लोगों का एजुकेशन मराठी में हुआ, फिर इंग्लिश हो जाती है। तो मुझे ना कोई कविता याद आती है या मैं लिखती हूँ, और अगर पहले तो नहीं सुनाती हूँ किसी को, और फिर लगता है कि सुनाना ही है। अब वो किचन में काम कर रही है, वो कुछ भी कर रही है, तो मैं बोलती तुम फ़ोन स्पीकर पर डाल दो, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगी जो और कोई सुन लेगा तो और मुझे बहुत बाढ़ आ रही, तुम मेरी सुन लो, बस सुन लो तुम दैट्स ऑल। उसको सुना के फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि बाकी लोग जो हमारे नियर वन डियर वन होते हैं, या हम जिनके लिए लिख रहे हैं, यकीन मानिए वो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं। मैंने जिन लोगों के लिए इसमें कविताएं लिखी हैं, उन लोगों ने आज तक ये संग्रह नहीं पढ़ा, जबकि पढ़ आए को 4-5 महीने हो चुके, उन्होंने भी नहीं पढ़ा है। और मुझे लगता है अच्छा भी है। अच्छा, पहला आलोचक कौन होता है? पिताजी। मैं उनसे डरती भी बहुत हूँ, उनकी इज्जत भी बहुत करती हूँ, उनसे प्रेम भी बहुत करती हूँ। क्योंकि कविता लिखना मतलब मान लिया जैसे एक ड्राफ्ट में लिखना हो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक एडिटिंग भी तुमने चाहिए। हाँ, पिताजी को बताती हूँ, बहुत डरते हुए, बहुत हिम्मत करके, बहुत हिम्मत करती हूँ मैं, और उनको बता पाती हूँ। और ये जो बीइंग अ लेडी होने के नाते जो पैर ज़मीन पर टिके हुए हैं, ये पिताजी की ही बदौलत है, वरना आसमान तो बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं लोग, पर मैं नहीं चढ़ पाऊंगी, क्योंकि पिताजी डोर खींचे रहते हैं नीचे से। बहुत बहुत बधाई आपको इस संग्रह के लिए एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया। और हम लोग बहुत अंतिम चरण में हैं कार्यक्रम के, कोई कविता पढ़िए। जी, बहुत छोटी सी एक कविता सुनाती हूँ, मुबारकबाद। ये जो बड़ी बेबाकी से आज भी छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाकर तुम हंस पड़ती हो ना, ये जो आज भी तुम बड़ी साफ गोई से कुछ भी कह देती हो ना, ये जो तुम्हारा घर तुम्हारे मुताबिक सहेजा गया है, जिसमें तुम्हारी सुरुचि की गंध आती है, ये जो किन्हीं भी दो लोगों के बीच तुम आकर खड़ी हो जाती हो, ये जो किसी से भी तुम आसानी से मेल मिलाप बढ़ा लेती हो, ये सिर्फ इसलिए है कि तुम्हें सुधार कर परिष्कृत करने 7 वचनों से तुमसे बंधा कोई साथ नहीं है। बहुत मुबारक तुम्हें तुम्हारी ये अलहड़ता, बेबाकी, मेल मिलाप, लड़कपन और आज़ादी। इस सुंदर कविता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत और धन्यवाद हमारे साथ आपका जुड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी अरुणेश जी।